नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। कुर्बान जाइए हवादिसे ज़माना के कि कल तक जो शख्स मियां नवाज शरीफ की मिठाई खाने वाले भारतीय सहाफ़ियों को गैरत दिला रहा था, वजीर आज़म बनने के बाद खुद चलकर जाती उम्रा में शादी का खाना खाने पहुंच गया। न जाने इसका सबब गैरत के स्टॉक का खत्म हो जाना था या मजीद धन की लालच का उमड़ आना, लेकिन बहरहाल चश्मे फलक ने उस रोज जाती ताल्लुकात को कौमी मफादात पर गालिब आते जरूर देखा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। साबिक चाय फरोश और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोझ उठाए भारतीय फजाइया का एक खुसूसी तैयारा गुज़िश्ता दिनों लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा और फिर यकायक यूं महसूस होने लगा जैसे दुनिया में इससे बड़ा कोई वाकया कभी वुकू पजीर हुआ ही ना हो। पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी बमा वजीर आजम पाकिस्तान मोदी महाराज के इंतजार में यूं दीदा दिल फिराश किए नजर आई जैसे मौसूफ का इस्तकबाल ही उनकी वाहिद हुकूमती जिम्मेदारी हो। भारतीय वजीर आजम का तैयारा 4:21 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा मौजूद थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान में रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आगे बढ़कर भारतीय हम मनसब से गर्मजोशी से मुसाफा किया और बगलगीर हुए। लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों वज़राए आजम जाती उम्रा पहुंचे। वजीर आजम नवाज शरीफ के रिहाइशगाह पर भी नरेंद्र मोदी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। नरेंद्र मोदी से वजीर आजम नवाज शरीफ के अहले खाना का तारुफ कराया गया। दोनों मुमालिक के सरबराहों के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात जारी रही, जिसमें शहबाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादों समेत वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। याद रहे कि ये वही मौसूफ हैं जिन्होंने हर फोरम पर पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी को अपना सबसे बड़ा हथियार साबित किया और आज उसी की आमद पर बैरूनी तनख्वाहदार, ख्वाह वो मीडिया में मौजूद हों या NGOs की शक्ल में, यूं बगलें बजा रहे थे जैसे वक्त का सबसे बड़ा कलंदर खुद चलकर पाकिस्तान आ गया हो। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ना 30 सवाल भेज दिए और हिंदुस्तान की सरकार उनको जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये कह रही कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है, तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, जिस शख्स की जमात के हरकारों ने आपको, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा को, अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया और जिसके इत्तेहादी आपके मेज़बान सुधेंद्र कुलकर्णी का मुंह काला करके अपनी भड़ास निकालने से भी बाज ना आए, उस हस्ती के बजाते खुद पाकिस्तान में कदम रंजा फरमाने पर मातम नहीं किया जाना चाहिए? जो आपने इशारा दिया कि जी इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ने मेरे मेजबान का किताब की लॉन्च के मौके पे ना सिर्फ उनके मुंह पे काला फेंक के अपना मुंह काला कर लिया, और बल्कि दूसरी बात यह है कि उन्होंने उनको मारा पीटा भी, जो उनसे बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन वो बहादुर आदमी था, वो खड़ा रहा। वो उन्होंने बुक लॉन्च के लिए मुझे वहां बुलाया था। इनको बिलाखिर जल्द या बदेर, और बेहतर है कि जल्द आ जाएं, टेबल पे ही आना पड़ेगा। और इसलिए मुझे इनके आने की हैरानी नहीं हुई, हाँ खुशी जरूर है कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि एक डायलॉग के जरिए मसला कश्मीर और दीगर मसाइल हल हों। उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। वो भावना का प्रबल उमंग। और इतिहास देखिए, 90,000 जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। नाजरीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत के मारूफ सहाफी पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र, जिस शख्स ने ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पाकिस्तान तोड़ने का एतराफ किया, उसका दोस्ती के नगमे गाते हुए जॉय ट्रिप पर पाकिस्तान चले आना कैसा अमल है? नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ वो आज पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, कल जब वो किसी और जगह खड़े होंगे तो पाकिस्तान के बारे में जो दूसरी लाइन है वो उनकी बंद हो गई है। जहां तक बांग्लादेश का मामला था, आप सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में और सियासत में कोई 30 से 32 साल बाद एक हुकूमत ऐसी आई है जिसको यहाँ राइट विंग हुकूमत कहते हैं। और राइट विंग के अपने जो है रिजर्वेशन है, वो पाकिस्तान को लेकर भी है, वो बांग्लादेश को लेकर भी है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर भी है। तो जब उनको मौका मिला, बांग्लादेश वो गए और जब उनसे तमाम ये सारी बातें की गई, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कही कि किस तरीके से भारतीय फौजों ने 1971 में लड़ाई लड़ी और मुक्ति वाहिनी को आगे किया और मुक्ति वाहिनी बनाई या बनवाई गई, जो भी था। और उसको एक तरीके से जो बात आपके यहाँ कही जा रही है, उसमें बहुत कुछ भारत में भी कहा गया है। और भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा, क्योंकि उस वक्त उनकी जो नानी थी वो भारत की वजीर आजम थी, इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि भारत जो है इतना मजबूत है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये राहुल गांधी कह चुके हैं इस बात को लेके। तो इस मोरलेस जो अवाम मानता है, वो यही मानता है कि एक पाकिस्तान जो भारत को तोड़ के बना था, उसका बदला हमने 71 में ले लिया। पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है। 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था। अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर जाए ना, तो 25, 50, 100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। लेकिन यह हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हिंदुस्तान की सेना का चरित्र देखिए। हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ सहाफी और तजियाकार सलीम बुखारी। सलीम साहब, एक शख्स जिसका पूरा माजी पाकिस्तान दुश्मनी से इबारत है,
जो भारतीय अवाम को अपनी पाकिस्तान दुश्मनी का यकीन दिलाकर इख्तिदार में आया हो, उस मुतासिब शख्स का तैयारा अगर किसी भी मकसद से लाहौर में स्टॉप ओवर करता है तो हम सब कुछ भूल कर यकतरफा तौर पर अमन की फाख्ताएं क्यों उड़ाने लगते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस शख्स को या जिस हुकूमत को या जिस वजीर आजम को मोदी जैसे शख्स से ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को हो, उसके बारे में बस अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है। इसलिए कि मोदी साहब की पूरी लाइफ, पूरी कैंपेन, उनकी जो बुनियादी जो पार्टी है, आरएसएस के वो रुकन हैं, बीजेपी के वो रहनुमा हैं, उनसे ये तवक्को रखना कि वो पाकिस्तान के किसी भले की बात करेंगे, मेरे ख्याल से दीवाने की बढ़ से ज्यादा नहीं है। आप उन्हें देखिए कि यहाँ आने से कबल उन्होंने काबुल में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए क्या कहा, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बीच उन्होंने क्या कहा। अगर उनके बयानात का जायजा आप लें तो उससे इस कदर बदबू उठती है पाकिस्तान दुश्मनी की कि उनसे ये तवक्को रखना कि उनके अहदे हुकूमत में हालात बेहतर हो जाएंगे या कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे पाकिस्तान को यानी बेहतरी मिले या यहाँ अमन कायम हो, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी होने वाला है। मैं तो बहुत कैटेगोरिकली ये कहता हूं कि ऐसी तवक्को रखना भी जो है वो अब से, और वो बेवकूफ लोग हैं जो चाहे मीडिया में है, चाहे हुकूमत में है, चाहे सियासी पार्टियों में है, जो भी सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, अगर वो ये तवक्को रखता है कि मोदी साहब के दौर में पाकिस्तान के लिए कोई खैर होगी, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी हमाकत कोई और हो नहीं सकती। मेरा ख्याल ये है कि मोदी के दौर में तो हमें और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, इसलिए कि मोदी एक ऐसा सांप है जो जिस भी हालत में है, चाहे जख्मी है चाहे दूसरी तरह से, हमेशा डसेगा, और जिससे डसने की तवक्को हो उससे खैर की कोई तवक्को रखना जो है ये किसी अक्लमंद आदमी का काम नहीं है। जरा अंदाजा कीजिए कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान आमद से कुछ घंटों पेशतर ही अफगान पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर अफगानिस्तान में खड़े होकर मुबैना सरहदी दरअंदाजी के रिवायती इल्जामात की तकरार की थी। पाकिस्तान आमद पर उसका इस्तकबाल यूं किया गया कि जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहीख्वाह, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा हमदर्द इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हो। Afghanistan will succeed only when terrorism no longer flows across the border. When nurseries and centuries of terrorism are shut and their patrons are no longer in business. There are others who were uneasy at the strength of our partnership. Some even tried to discourage us. But we are here because you have faith in us. You never doubted the sincerity of our commitment and the strength of our friendship. And you have seen the fruits of our partnership. You have judged us by what you see, not what others tell you, including about the mysterious Indian consulates. नरेंद्र मोदी के इस दौरे की एक और खास मगर तशवीशनाक बात, भारतीय वफ्द में पाकिस्तान दुश्मनी के लिए मशहूर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दूवल के अलावा भारत के मारूफ ताजिर सजन जिंदाल का मौजूद होना भी था। याद रहे कि ये वही जिंदाल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता बरस खटमंडू में वाक़े अपनी आलीशान रहाइशगाह पर मोदी नवाज मुलाकात का इंतज़ाम किया था। मारूफ भारतीय सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी के मुताबिक दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा ये बावर कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि यह दौरा अचानक था, मगर क़राइन बताते हैं कि आला हुक्काम गुज़िश्ता 10 रोज़ से इस दौरे की तैयारियों में मसरूफ़ थे। इस सिलसिले में भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का अचानक पाकिस्तान रवाना होना और भारतीय बिजनेसमैन सजन जिंदाल की भारतीय वफ्द में मौजूदगी भी
यकीनी तौर पर शकूक व शुबहात का बायस है। कसूरी साहब एक वजीर आजम जिसने कुछ घंटों पहले ही अफगान पार्लियामेंट में खड़े होकर इशारों कनायों में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की हो और कुछ ही देर बाद वो दोस्ती की माला जपता हुआ लाहौर पहुंच जाए और उसके साथ मौजूद हो भारत का स्टील टाइकोन सजन जिंदाल, तो कौन बेवकूफ इखलास के नगमों पर यकीन करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तिजारती मफादात अगर है तो नरेंद्र मोदी के तो नहीं है ना। आप बात समझे ना, नरेंद्र मोदी को इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है ना। तो अब मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बात सही कही है, जमीनी हकायक में बहुत कई दफा बहुत जबर होता है और वो जबर करते हैं आपको एक रास्ते पे जाने के लिए। जमीनी हकायक वो है जो मैंने आपको पहले अभी मुखफ़फ़ तौर पर बताने की कोशिश की है कि इस तरफ उनको वो खींच के लाए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि थोड़ा सा सरप्राइज का एलिमेंट लाएं। उनकी पर्सनैलिटी में एक शोमैनशिप का लगता है अंसर है कि जो जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज हो जाती है। वो अमेरिका जाएं तो वहां भी बड़े बड़े क्राउड्स को इंडियंस को एड्रेस करते हैं और बरतानिया में भी उन्होंने वेम्बले स्टेडियम में किया। एक ड्रामा का एलिमेंट है, ड्रामा का एलिमेंट अगर है तो वो समझा जा सकता है। इसलिए आपने जो मुझसे सवाल किया कि उन्होंने फलां तकरीर की, उन्होंने तो बड़ी सख्त तकरीरें की हैं। उन्होंने तो जाके तकरीर जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में की थी, वो पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर थी। बावजूद इसके अगर उनको ये चीज समझ आ गई है कि भाई रास्ता है कोई नहीं सिवाय बातचीत के, तो इसको मैं तो कम से कम इसका खैर मकदम करूंगा। बर्थडे डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाया जब उन्होंने आज ऐलान किया कि वो लाहौर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और अब वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनसे पहले ही वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनकी अगवानी के लिए मौजूद हैं। ये खबर है कि एयरपोर्ट पर ही दोनों लंच करेंगे और ख़ास तौर पर एक वेजिटेरियन लंच का इंतज़ाम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया है। ये हमारे संवाददाता वहाँ से बता रहे हैं। पालक पनीर, मिक्स वेज और खीर की दावत होगी और 12 साल बाद आपको बता दें कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है पाकिस्तान। कोई भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखेगा पाकिस्तान की धरती पर। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहाँ पर गए थे और उसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए और अब नरेंद्र मोदी ने वहां पर कदम रखा है। काबुल से आज ही प्रधानमंत्री मोदी भारत जब लौट रहे थे तो बीच में लाहौर में वो उतरे हैं और थोड़ी देर यहां रुकने के बाद फिर वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनके इस कदम ने सबको चौंका कर रख दिया। पुष्पिंदर, बीबीसी उर्दू इस्लामाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट हारून रशीद अपनी बायलाइन में नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान चले आने को महज एक इत्तेफाक तस्लीम करने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि इससे कबल ऊफा में होने वाली अचानक मुलाकात, फिर पेरिस में एक ही सोफे पर बैठकर की जाने वाली अचानक सरगोशियां और अब एक और अचानक दौरा। क्या फरमाएंगे आप इस अचानक पर? ये वो जो बीबीसी के करस्पॉन्डेंट हैं वो नो डाउट मुझसे सीनियर होंगे और उनकी अपनी इत्तला होगी, उनका अपना तर्जिया है उसमें। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी अचानक नहीं हो सकता, ना हुआ है। ये बात अलग बात है कि हम अवाम को ये मैसेज देना चाहते हो कि देखिए हमारे रिश्ते इतने बेहतर हो चुके हैं कि हम कहीं भी अपनी साइकिल मोड़कर साइकिल स्टैंड पे खड़ी करके और दरवाजा खटखटा करके ईद की मुबारकबाद दे दें। ये इस तरीके का तासुर सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोग ये समझें कि जो हमारे रहनुमा हैं उनके बीच में उतनी ही दुश्मनी नहीं है जितनी अवाम के लेवल पे लोग एक दूसरे को हेड ऑन ले लेते हैं, जिसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का मामला होता है। लिहाजा मेरा मानना है कि ऊफा हो, पेरिस हो, एनएसए की मीटिंग हो और पाकिस्तान के शहर लाहौर में नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना हो, ये सब कुछ भी अचानक नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों की तरफ से वो मैच्योरिटी का लेवल दिखाया गया है जिसमें उनको लगता था कि इन बातों को इतना सीक्रेट रखा जाए, इतना खामोश रखा जाए, इतनी उसकी पर्दादारी की जाए जिससे कि हॉस्टिलिटी बढ़ाने वाले जो एलिमेंट हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान में मीडिया का लिया जाता है और पाकिस्तान में मीडिया क्या रोल प्ले करता है वो वहां मैं समझता हूँ बेहतर होगा। वहां भी अच्छे लोग होंगे, वहां भी हॉस्टिलिटी बढ़ाने वाले होंगे, उसको कम करने वाले लोग भी होंगे। लिहाजा ये सारी चीजें सीक्रेट इसलिए रखी गई कि ताकि एकदम बातचीत करने से पहले मुल्क के अंदर माहौल इतना खराब ना हो जाए कि फिर सरकारों का दबाव बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं सरकारों और इन्हीं पार्टियों को वोट भी लेना होता है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जो चारों बातें आपने बताई हैं चारों वेल प्लान थी, लेकिन उसकी खबर कुछ ही लोगों को थी जो नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज और राजदार लोग हैं। यही काबुल में वाली बात के लिए मैं कहूंगा, ऊफा में भी कहूंगा और पेरिस में भी कहूंगा, क्योंकि जैसे ही ये बात हिंदुस्तान में आई उसके बाद एक तरीके से अगले पिछले 2 घंटे तक
लगातार लोग शॉक में रह गए कि एनएसए की बातचीत बैंकॉक में कैसे हो गई। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद मुख्तार है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो उनको ये भी इस बात की भी उनको कहीं चिंता या परेशानी नहीं है कि अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूं तो मुझे 10 लोगों को जवाब देना है, 10 अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना है। ये भी एक उसकी एक वजह है। लिहाजा नरेंद्र मोदी का ये जो एडवेंचर है जिसको हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक, ये इसलिए भी कामयाब है कि वो एक मजबूत हुकूमत में है और तमाम सारे लोग उस पार्टी में जितने हैं वो नरेंद्र मोदी के सामने मुंह नहीं खोल सकते। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। पहले एक एक करके मोदी के साथ आए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर समेत कई अफसर विमान से उतरे। सबसे आखिर में विमान से उतरे मोदी तैयारे से बाहर तशरीफ ला रहे हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल करने के लिए ये मनाज़िर हम आपको अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से बराह रास्त दिखा रहे हैं। विमान से उतरकर मोदी सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गले मिले, गर्मजोशी से हालचाल पूछा और फिर हाथ मिलाया। बुखारी साहब, अगर एक ताजिर को ताजिरों की मदद से बरसरे इख्तिदार आए एक इंतहा पसंद के मुल्क से तिजारत करना मकसूद हो तो उसके लिए अपनी सरकारी हैसियत का इस्तेमाल जायज कैसे हो सकता है? और फिर एक खालिसतन निजी मकसद के लिए किए गए दौरे को सरकारी दौरा बनाकर पेश करना कैसा अमल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल हमारे सामने है कि जब उन्हें इक़्तिदार मिला व जब वो खलीफा मुकर्रर हुए तो उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और ये कहा कि हुक्मरान को कभी कारोबार नहीं करना चाहिए। अगर हम रवायत के एतबार से देखें तो जब भी कभी किसी मुल्क के ऊपर कोई ऐसा शख्स हाकम हुआ है जिसके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो तो वो सिर्फ अपने मुफाद की खातिर ही सब कुछ करेगा। वो सरकारी ओहदे को भी इस्तेमाल करेगा, वो जो मराहत उसके पास है उसको भी इस्तेमाल करेगा। नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है, उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो अक्सर ये प्रोपेगेंडा भी करते हैं, बल्कि मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं उनके ऊपर कि उनके बेटे जो हैं वो वहां भारत के जो स्टील आइकन्स हैं उनके साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहते हैं। जब इस तरह की बातें हो रही हों तो वजीर आजम के लिए मेरे नजदीक ये जरूरी था कि वो और भी मोहतात हो जाते। अब आप देखिए, इसी दौरे के हवाले से हमने देखा कि जो जिंदाल साहब हैं वहां के जो बहुत बड़े स्टील आइकन्स हैं वो पहले से यहाँ मौजूद थे मोदी साहब का इस्तकबाल करने के लिए। और अगर आपको याद हो तो ये भी हुआ था कि वो जो बरखा दत्त है उसने ये कहा था कि यही वो शख्स था जिसने पेरिस में या बरतानिया में उनकी अलहदा एक मुलाकात कराई थी। तो जब इस तरह की बातें सामने आ रही हों तो मेरे ख्याल से किसी भी अक्लमंद दानिशमंद इंसान को और ज्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। और ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद हम मरे जा रहे हैं भारत से तिजारत करने के लिए। भारत से तिजारत का सिर्फ भारत को फायदा पहुंचेगा। आज तक उन्होंने हमारी प्रोडक्ट के लिए वहां टैरिफ तय करके नहीं दिया और हमसे ये तवक्को की जा रही है कि हम उन्हें पैसेज दे दें, वाघा बॉर्डर खोल दें, उन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाने की इजाजत दे दें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे हुकाम जो है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी चीज पोशीदा है। पानी के हवाले से अगर आप देख लें तो जो आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है उन पर बात करने के लिए कोई आमादा नहीं है। हम खुश्क हो रहे हैं, हम बंजर हो रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी रोक लिया है, हमारे दरियाओं पर बेपनाह बंद खिलाफे कानून बना लिए हैं उन्होंने। ये सब मंजरनामा हमारे सामने हो और हम ये तवक्को रखें कि दो कारोबारी वजीर आजम या एक ऐसा नुमाइंदा जिसे कॉर्पोरेट सेक्टर ने भारत का हुक्मरान बना दिया है वो मिलके पाकिस्तान के भले की कोई बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम के भले की कोई बात करेंगे, मेरा ख्याल है करीने क़यास नहीं है। मकसद ख्वाह तिजारती हो मगर भारतीय वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को अपने साथ लाना नहीं भूले। और इस्तकबाल की धुन में बेहाल हुए जाने वाली हमारी हुकूमत का हाल ये था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ को याद रखना तो दरकिनार, मुशीर खारजा सरताज अजीज और बैनुल-अक़वामी उमूर के लिए वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी तक को तलब नहीं किया गया। एक मारूफ मकामी उर्दू रोजनामे के लंदन बेस्ड कॉरस्पॉन्डेंट अजहर जावेद अपनी स्टोरी में दावा करते हैं कि दरअसल
नरेंद्र मोदी मियां साहब के लिए 9 तश्कील शुदा इस्लामी ब्लॉक से दूर रहने का रूसी मशवरा लेकर आए थे। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि ऐसा ना होने की सूरत में सदर पुतिन ने मियां साहब को वस्त एशियाई ममालिक तक बिछाई जाने वाली गैस पाइपलाइन मंसूबे की मनसूखी की धमकी भी दे डाली। नरेंद्र मोदी ने जिस 25 दिसंबर को लाहौर जाने का फैसला किया, उस 25 दिसंबर को एक नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान की 3 बड़ी हस्तियों का जन्मदिन है। मोहम्मद अली जिन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ। तो खास दिन पर खास मुलाकात के मायने क्या सिर्फ एक निजी मुलाकात का होना है या कूटनीतिक तौर पर इस मुलाकात का खास मतलब है? क्योंकि 30 नवंबर को पेरिस में जिस तरह मोदी ने नवाज शरीफ के साथ महज 120 सेकंड की मुलाकात की थी, उसके बाद रिश्ते जिस तेजी से करवट ले रहे हैं वो कूटनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका रहे हैं। क्योंकि 30 नवंबर को पेरिस में छोटी सी मुलाकात के बाद 7 दिसंबर को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिल गए और उन्होंने बातचीत का एजेंडा तय कर लिया। फिर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंची और साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच कंपोजिट डायलॉग होंगे। और जबकि जनवरी में विदेश सचिव स्तर की वार्ता लगभग तय है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ से मुलाकात कर साफ कर दिया कि रिश्तों की गाड़ी को अब सर पर दौड़ाना चाहते हैं। कसूरी साहब, मोदी नवाज मुलाकात में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत कई अहम ओहदेदारों को बाईपास कर दिया गया। उसके बावजूद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का इसरार था कि हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से एक पेज पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं, मैं अंदाजा कर सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि बैंकॉक एक अच्छा फैसला किया गया है, वो ये है कि जनरल जंजुआ को जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, वो इससे पहले बलूचिस्तान में क्वेटा में एक और कमांडर थे और वो जनरल राहील शरीफ चीफ अवामी स्टाफ के करीबी रफीक समझे जाते हैं। और जो बैंकॉक में मीटिंग हुई है, मेरी सोर्सेज मुझे ये बताती है कि वो कामयाब मीटिंग थी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ फौज के चीफ को तो डेफिनेटली पता होगा, अगर सरप्राइज तौर पे फोन भी किया है मोदी साहब ने, जो कहा जा रहा है काबुल से, तो फिर भी ये नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ को ना बताया गया हो, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ दोबारा की है इनकी जनरल जंजुआ की कि उनका बड़ा अच्छा रोल था वगैरह। और मेरी अपनी सोर्सेज मुझे बताती हैं कि वो मीटिंग बैंकॉक की कामयाब थी। तो अब ये क्यों नहीं थे? अगर तो प्राइम मिनिस्टर को पता था तो फिर तो इनको होना चाहिए था, यानी कि अगर नोटिस उनको था। और अगर जैसे कहा जा रहा है कि नोटिस शॉर्ट था, कितना शॉर्ट था, 2 घंटे का था, 1.5 का, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एग्रीमेंट में हूं कि अगर वो होते तो इस किस्म के सवालात लोग ना पूछते। लेकिन क्योंकि अब ये हो गया ऐसा, बजाय इसमें मीम में एक निकालने के, मैं ये समझूंगा कि अव्वल के आर्मी की नॉलेज में होगा, नंबर 2 ये हो नहीं सकता था अगर बैंकॉक की मीटिंग फेल हो जाती। और बैंकॉक की मीटिंग जिसमें जनरल जंजुआ मौजूद थे एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे ये सोचने पे मजबूर करती है कि ये जो मीटिंग हुई है सरप्राइज सो कॉल्ड, ये उसका एक शाखजाना है। अगर वो मीटिंग खराब हुई होती तो ऐसा माहौल ही ना पैदा होता कि नरेंद्र मोदी साहब उनको फोन करके बर्थडे विश करते और कहते कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। सरप्राइज जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आर्मी के लिए शायद सरप्राइज नहीं है। मोदी की इस विजिट से एशिया की 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच संबंध बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। मोदी नवाज की मुलाकात के बाद अब 15 जनवरी को दोनों देशों के विदेश सचिव इस्लामाबाद में बैठक करेंगे, रिश्तों को एक नया आयाम देंगे। पुष्पिंदर, अफगान सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुबैना मराकज का हवाला देने और भारतीय कौंसलेट के गैर सिफारती किरदार पर पाकिस्तानी एतराजात का मजाक उड़ाने के बाद महज कुछ ही देर में मोदी साहब को पड़ोसियों से ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाब कैसे आ गया? देखिए, मैंने फिर कहा कि आप कम से कम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये बात कतई न मान के चले कि नरेंद्र मोदी अगर लाहौर उतर गए हैं, बढ़िया खाना खाया है,
बहुत जबरदस्त उनका खैर मकदम कर दिया गया है। तो इससे कोई वो जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें कोई डाइल्यूशन हो जाएगा। मैंने कहा कि इस मुलाकात से वो दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल बैरियर, जो अवाम देखता था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नीचे देख रहा था, उनका प्राइम मिनिस्टर आगे देख रहा था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 5 कदम चले, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1 कदम चला, ये जो अवाम उससे जो जेस्चर बनाता था उससे ये लगता था कि देखिए साहब नवाज शरीफ को डरा दिया उसने, नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं साहब नरेंद्र मोदी को खड़े होकर इंतजार करना पड़ा, ये तरह तरह की जो, इससे सिर्फ इतना ही टूटा है। मैं नहीं मानता कि इन सब के बाद क्रॉस बॉर्डर अगर जो है फायरिंग होगी तो भारत की फौजें यहाँ पर बंदूक चलाने की जगह यहाँ से गुलाब के फूल उन्हें दे जाएंगी। अगर कल कोई टेररिज्म का मामला होगा फिर दूसरा तरीके का होगा। मैं नहीं मानता कि हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान को और दाऊद इब्राहिम तमाम लोगों को लेकर भारत के स्टैंड में कोई बदलाव आ गया है। मैं नहीं मानता कि भारत का कश्मीर को लेकर के कोई बदलाव आ गया है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि धीरे धीरे पाकिस्तान, कश्मीर, आज भी मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान के अखबारों में खबर छपी है कि अब पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दा नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि भारत की जो स्टैंड है उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन होने वाला हो, ये हाँ बहुत सारे लोग नहीं देख रहे। बहुत सारे लोग ये जरूर समझ रहे हैं कि दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी ताकत की तरह उभर रहा है, तो हिंदुस्तान को बिहेव भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की अचानक यात्रा हो, नरेंद्र मोदी की अचानक बातचीत हो, 14 और 15 जनवरी 2016 को दोनों मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरी इस्लामाबाद में मिल रहे हो, इन सब के बावजूद भी जो स्टैटिक इशू है खासतौर से कश्मीर, उसमें भारत की पॉलिसी 1 इंच भी आगे या पीछे नहीं होने वाली। बुखारी साहब, नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और नाम नेहाद दानिश्वरों के अफसोसनाक किरदार पर आप क्या तबसरा करेंगे, जो सब कुछ छोड़ छाड़कर अपनी अपनी टाइम स्लॉट्स में भारत से दोस्ती के हक में तावीलें पेश कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं खुद अपना गुनाह तस्लीम करता हूं कि इब्तिदा में जब पता चला कि वो मोदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने ये समझा कि मुमकिन हो सकता है वो अपनी पहली जो उनकी हरकत थी उसका अजाला करने आए हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि वो लाहौर एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए जाती उम्रा उन रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे, तो मेरा बुखार तो उस वक्त उतर गया था। लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूं कि जो भी मीडिया में बैठकर भारत की खैर खाही के लिए अपनी अकल, अपना आर्गूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनी करते हैं। इसलिए कि एक शख्स मुझे बता दीजिए भारत से, जिसने भारत के किसी मीडिया चैनल पर बैठकर ज़बानी ये कहा हो, या किसी लिखारी का नाम बता दीजिए जिसने ये लिखा हो वहां के प्रिंट मीडिया में कि पाकिस्तान से कोई बेहतरी की तवक्को हो सकती है या पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। जब वहां के मीडिया का हाल ये है तो मुझे अपने मीडिया के इस हवाले से डिवाइड होने के ऊपर शर्मिंदगी भी है और मैं माजरत खा भी हूं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात की बेहतरी न सिर्फ दोनों मुल्कों में मौजूद हर बाशऊर फर्द की ख्वाहिश है, बल्कि इसी एक अमल में दोनों एटमी ममालिक और उनके पड़ोसी मुल्कों के कई करोड़ अवाम की बका भी मुजम्मिर है। लेकिन अगर ये ताल्लुकात हुकूमतों और रियासतों के बजाय महज शख्सियात की सतह पर और खालिसतन तिजारती अहदाफ के हुसूल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों, तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना कौमी फरीज़ा भी है और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।